हाय दोस्तों, मैं हूं सूर्य। आप देख रहे हैं सूर्योदय क्लासेस। दोस्तों, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल सूर्योदय क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सब बात करेंगे क्लास 12 के फिजिक्स के। जी हाँ, आपने सही सुना, क्लास 12 के फिजिक्स की। दोस्तों, आज से हम लोग फिजिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम लोग फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आइए देख लेते हैं चैप्टर नंबर 1 में हमें कौन कौन सी टॉपिक पढ़नी है, फिर उसके बाद हम लोग वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, हम लोगों को चैप्टर 1 में देखिए, चैप्टर 1 का नाम जो है क्या चीज़ है? विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ये चैप्टर 1 है। लेकिन इस चैप्टर में हमें कौन कौन सी टॉपिक पढ़नी है उन पे जरा विचार कर लेते हैं। तो दोस्तों, चैप्टर 1 में हम लोगों को सबसे पहले भूमिका पढ़ना है। क्या चीज? भूमिका, यानी कि चैप्टर के बारे में। फिर उसके बाद नंबर 2 है विद्युत आवेश। फिर आगे पढ़ना है, तीसरा नंबर टॉपिक है चालक तथा विद्युत रोधी। चालक तथा विद्युत रोधी। उसके बाद है दोस्तों टॉपिक नंबर 4 प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन। नंबर 5 है दोस्तों विद्युत आवेश के मूल गुण। विद्युत आवेश के मूल गुण। अगला है दोस्तों नंबर 6 कूलाम नियम। जी हाँ दोस्तों, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र में ही कूलाम नियम पढ़ना है। उसके बाद है बहुल आवेशों के बीच बल, यानी कि जब हम लोग कूलाम नियम पढ़ लेंगे उसके बाद बहुत सारे आवेश लेकर वहाँ पे बल की अवधारणा को ज्ञात करेंगे। उसके बाद है दोस्तों टॉपिक नंबर 8 है विद्युत क्षेत्र। उसके बाद पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं, जिसे कि विद्युत बल रेखाएं भी कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों नंबर 10 है टॉपिक विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स को पढ़ने के बाद हम लोग टॉपिक 11 पढ़ेंगे विद्युत विध्रुव। विद्युत विध्रुव क्या होता है, विद्युत विध्रुव से संबंधित कुछ एप्लीकेशन देखेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोगों को पढ़ना है टॉपिक नंबर 12। 12 में टॉपिक नंबर में क्या होगा, देखिए इसमें देखना हम लोगों को एक समान क्षेत्र में विध्रुव, यानी कि एक समान विद्युत क्षेत्र लेंगे, वहां पे विध्रुव को देखेंगे कि यहाँ पर क्या होता है विध्रुव से। फिर उसके बाद दोस्तों हम लोग को पढ़ना है टॉपिक नंबर 13। इसमें पढ़ना है सतत आवेश वितरण। दोस्तों, ये है चैप्टर 1 का टॉपिक। और टॉपिक नंबर 14 है गॉस नियम। गॉस नियम। उसके बाद दोस्तों आखिरी और अंतिम है और बहुत ही खास है गॉस नियम के अनुप्रयोग। दोस्तों, इस चैप्टर में हम लोगों को टोटल 15 टॉपिक पढ़नी है। जी हाँ दोस्तों, टोटल 15 टॉपिक। दोस्तों, यह टॉपिक एनसीईआरटी बुक से है, जो कि बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। बोर्ड के साथ साथ अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी यह टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और इस वीडियो का पूरा लाभ लें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम सब केवल और केवल इसमें से 5 टॉपिक खत्म करेंगे। इस वीडियो में केवल और केवल 5 टॉपिक। पहला भूमिका खत्म करेंगे, दूसरा विद्युत आवेश खत्म करेंगे, तीसरा चालक तथा विद्युत रोधी खत्म करेंगे, उसके बाद चौथा प्रेरण द्वारा आवेशन खत्म करेंगे, उसके बाद 5वां है विद्युत आवेश के मूल गुण। यानी कि दोस्तों इस वीडियो में कुल मिलाकर हम लोग आज 5 टॉपिक को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो शेष रह जाएगा उसे अगले वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग यूनिट 1 की बात करेंगे, यूनिट फर्स्ट की। दोस्तों यूनिट फर्स्ट क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि स्थिर वैद्युतिकीय। तो दोस्तों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि हम लोगों को भूमिका पढ़ना है। क्या चीज़ पढ़ना है? भूमिका। किसके बारे में?
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। तो दोस्तों अब बात करेंगे हम लोग भूमिका की। तो दोस्तों भूमिका देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो शब्दों से मिलकर बना है। दोस्तों देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो शब्दों से मिलकर बना है। स्थिर वैद्युतिकीय दो शब्दों से मिलकर बना है। दोस्तों पहला शब्द इलेक्ट्रो, दूसरा शब्द स्टैटिक्स। दोस्तों अब बात करें, इलेक्ट्रो मीन्स होता है आवेश या विद्युत, आवेश वही विद्युत होता है। उसके बाद स्टैटिक्स मीन्स होता है स्थिर, यानी कि स्थिर आवेश। दोस्तों इसकी परिभाषा देखें स्थिर वैद्युतिकी की, तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से परिभाषा दे सकते हैं। दोस्तों देखिए परिभाषा देख लेते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है स्थिर वैद्युतिकीय कहलाता है। दोबारा एक बार देख लीजिए दोस्तों, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है उसे स्थिर वैद्युतिकीय कहते हैं, स्थिर वैद्युतिकीय कहते हैं। दोस्तों इसके बाद हम लोग नंबर 2 जो टॉपिक थी उसकी बात करेंगे। नंबर 2 टॉपिक थी दोस्तों देखिए विद्युत आवेश। नंबर 2 टॉपिक थी विद्युत आवेश। तो विद्युत आवेश की बात करें तो दोस्तों विद्युत आवेश देखिए, विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसकी उपस्थिति में पदार्थ किसी अन्य वस्तु पर बल अनुभव करता है। दोस्तों विद्युत आवेश क्या है? तो विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसकी उपस्थिति में पदार्थ किसी अन्य वस्तु पर बल का अनुभव करता है। दोस्तों होता है Q बराबर आई टी, जहाँ Q क्या है? विद्युत आवेश, I क्या चीज़ है? विद्युत धारा, T क्या चीज़ है? समय है। दोस्तों बात करें यहाँ से विद्युत आवेश की परिभाषा की, यानी कि Q बराबर आई टी से बात करें कि विद्युत आवेश की परिभाषा क्या होगी, तो बोलेंगे धारा तथा समय के गुणनफल को विद्युत आवेश कहते हैं। ठीक, विद्युत धारा तथा समय के गुणनफल को विद्युत आवेश कहते हैं। यहाँ से भी परिभाषा दे सकते हैं दोस्तों। यह भी परिभाषा 100% सत्य है। जितना कि ये सत्य है उतना ही ये भी सत्य है। दोस्तों उसके बाद बात करें हम लोग इसका मात्रक, विद्युत आवेश का मात्रक की बात करें तो विद्युत आवेश का मात्रक दोस्तों होता है एम्पियर सेकेंड। कहाँ से? यहाँ से देखिए, धारा का मात्रक एम्पियर होता है, समय का मात्रक सेकेंड होता है, इसलिए आ गया आवेश का मात्रक एम्पियर सेकेंड, या इसी को बोलते हैं कूलाम। ठीक, अब उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे विद्युत आवेश का बीमीय सूत्र। विद्युत आवेश के बीमीय सूत्र की बात करेंगे। तो दोस्तों विद्युत आवेश के बीमीय सूत्र को निकालने के लिए हम लोग को कोई डरने की बात नहीं है। देखिए इसको निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे पहले I का बीमीय प्रतीक और T का बीमीय प्रतीक, वही हो जाएगा विद्युत आवेश का बीमीय सूत्र। तो दोस्तों Q बराबर हो जाएगा, देखिए I का एम्पियर होता है और समय का T होता है, इसलिए Q मतलब विद्युत आवेश का बीमीय सूत्र हो जाएगा AT। अब बात करें दोस्तों ये राशि कैसी है, विद्युत आवेश कैसी राशि है? तो विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। दोस्तों अगला टॉपिक है 1.3 यानी कि तीसरा टॉपिक है। तीसरा टॉपिक है दोस्तों चालक तथा अचालक या विद्युत रोधी। अचालक को ही विद्युत रोधी भी कहा जाता है। तो दोस्तों चालक किसे कहेंगे? चालक किसे कहेंगे और अचालक मतलब विद्युत रोधी किसे कहेंगे? तो दोस्तों चालक वह पदार्थ जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाए उस पदार्थ को चालक पदार्थ कहते हैं। एक बार दोबारा सुन लीजिए चालक पदार्थ की परिभाषा। तो दोस्तों वह पदार्थ जो विद्युत धारा को सुगमता से प्रवाहित होने देता है उस पदार्थ को चालक पदार्थ कहते हैं। अब बात करें जैसे में, तो दोस्तों
एल्युमिनियम, कॉपर, ये सब जो तार आते हैं वो सब चालक हैं, और जितने भी तत्व हैं उनमें से कुछ तत्व चालक की श्रेणी में आते हैं तथा उसमें से कुछ अचालक की श्रेणी में आते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे अचालक पदार्थ की, यानी कि विद्युत रोधी की। तो दोस्तों विद्युत रोधी किससे करेंगे, तो वो बोलेंगे वह पदार्थ जो विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित नहीं होने देता है उसे अचालक या विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। ठीक दोस्तों, जैसे में बात करें तो लकड़ी, पत्थर, ये सब जो हैं अचालक या विद्युत रोधी में आ जाएंगे, प्लास्टिक। फिर उसके बाद दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे टॉपिक नंबर 1.4 यानी कि चैप्टर 1 की चौथी टॉपिक की। तो दोस्तों चौथी टॉपिक थी प्रेरण द्वारा आवेशन। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे विद्युत आवेश के प्रकार। विद्युत आवेश के प्रकार को देखने के बाद हम लोग आवेशन को देखेंगे। तो दोस्तों विद्युत आवेश के प्रकार कितने होते हैं? विद्युत आवेश के निम्न 2 प्रकार होते हैं। दोस्तों विद्युत आवेश के 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है धनावेश, दूसरा होता है ऋणावेश। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे आगे आवेश उत्पन्न करने की विधि, या इसी को बोलते हैं विद्युत आवेशन। आवेशन क्या चीज़ होता है? विद्युत आवेश उत्पन्न करने की प्रक्रिया को ही विद्युत आवेशन कहते हैं। तो दोस्तों देखिए विद्युत आवेशन 3 प्रकार से होता है। विद्युत आवेशन 3 प्रकार से होता है। पहला होता है दोस्तों, देखिए पहला है घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन। तो दोस्तों घर्षण द्वारा आवेशन इस विधि में जब एक पदार्थ को किसी अन्य पदार्थ पर घर्षण कराते हैं तो ऐसे में जो आवेश उत्पन्न होता है वह घर्षण के द्वारा आवेशन कहलाता है। दोस्तों यदि हम लोग एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ पर रगड़ें, जैसे में हम लोग बात करें तो हम लोगों ने बचपन में अपनी कलम को अपने बाल में रगड़ते थे और कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को कलम में सटाते थे, तो वह विधि ही घर्षण द्वारा आवेशन कहलाता है। आप दोस्तों प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी कलम को रगड़कर उसमें कागज़ में सटाएंगे तो सट जाएगा, तो उसमें जो आवेश उत्पन्न होगा वही घर्षण द्वारा आवेशन कहलाएगा। यानी कि आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको खुद पता लग जाएगा। प्रैक्टिकल करते करते वही प्रैक्टिस बोल रहे हैं दोस्तों। अब बात करेंगे नंबर 2। नंबर 2 क्या है दोस्तों? नंबर 2 है चालन द्वारा आवेशन। यानी कि चालन द्वारा आवेशन कैसे करेंगे, तो इसकी बात करें दोस्तों तो इस विधि में किसी एक आवेशित वस्तु को अन्य वस्तु से स्पर्श कराते हैं। चालन द्वारा आवेशन में दोस्तों कैसे विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो देखिए हम लोग एक तार में दूसरे तार को जोड़ देते हैं और पहले तार में धारा को प्रवाहित कराते हैं तो दूसरे तार में भी धारा प्रवाहित होने लगती है। वही प्रक्रिया चालन द्वारा आवेशन कहलाती है। ठीक, अब बात करेंगे प्रेरण द्वारा आवेशन, जो कि 1.4 था। वही बात करेंगे प्रेरण द्वारा आवेशन। तो दोस्तों प्रेरण द्वारा आवेशन कैसे कराएंगे? प्रेरण द्वारा आवेशन कराने के लिए हम लोगों को कुंडली की आवश्यकता होगी। प्रेरण द्वारा आवेशन कराने के लिए हम लोगों को कुंडली की आवश्यकता होगी। इस विधि में एक कुंडली की सहायता से आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है। दोस्तों जब हम लोग एक कुंडली लेंगे, उस कुंडली को एक चुंबक के सापेक्ष गति कराएंगे तो उसमें से जो विद्युत आवेश उत्पन्न होगा उस विद्युत आवेश को प्रेरण द्वारा आवेशन कहेंगे। आगे दोस्तों देखते हैं, आगे है दोस्तों 1.5 टॉपिक है 1.5 आवेशों के गुण। तो दोस्तों आवेशों के गुण में से पहला गुण देखेंगे समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी कि दोस्तों बात करें तो आवेश कितने प्रकार का था?
दो प्रकार का था, एक धनावेश था, दूसरा ऋणावेश था। अब जब हम लोग धन आवेश और ऋण आवेश को पास में लाएंगे तो वो एक दूसरे को आकर्षित कर लेंगे, एक दूसरे को आकर्षित कर लेंगे। देखिए वही लिखा गया है, विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जबकि एक धन और दूसरा भी धन आवेश ले लें तो ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, यानी कि दूर भेजने की कोशिश करेंगे। ये दोनों एक दूसरे के पास कभी नहीं आ पाएंगे। यदि हम लोग इन दोनों आवेशों पे अधिक बल लगा देंगे तो ये दोनों भी आपस में आ जाएंगे, लेकिन पूरा सटेंगे नहीं, पूरा सटेंगे नहीं। ज्यों ही हम बल को हटाएंगे वहाँ से तुरंत दोनों दूर दूर हट जाएंगे, वहाँ पर प्रतिकर्षित होंगे आवेश। ठीक दोस्तों, अब बात करें नंबर 2 की, आवेश के गुण के नंबर 2 की बात करें तो दोस्तों वह है आवेशों की योज्यता, यानी कि आवेश की योज्यता। आवेश की योज्यता को देखते हैं दोस्तों। देखिए, आवेश द्रव्यमान की भांति अदिश राशि है। आवेश कैसी राशि है? अदिश राशि है। इससे पहले हम लोग बात कर लिए हैं। विभिन्न प्रकार के आवेशों को एक साथ जोड़ने के लिए बीजगणितीय योग करते हैं। जी हाँ, यदि अनेकों आवेश हैं तो उन लोगों को बीजगणितीय योग से जोड़ सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों तीसरे टॉपिक की, आवेश संरक्षण। आवेश संरक्षण ये क्या होता है? तो देखिए, ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है, उसी तरह आवेश संरक्षण का नियम भी होता है। बस ऊर्जा संरक्षण के नियम पर ही आवेश संरक्षण नियम बना दिया गया है। देखिए, प्रकृति में पाए जाने वाला कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहता है, यानी कि कुल आवेश सुरक्षित रहता है। अर्थात कह सकते हैं आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक दोस्तों, यही है आवेश संरक्षण का नियम। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों आवेश का क्वांटमीकरण। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से देखिए और याद कर लीजिए दोस्तों। आवेश का क्वांटमीकरण बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, हमेशा ये पूछा जाता है दोस्तों, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए क्या है, किसी आवेशित वस्तु पर आवेश एक न्यूनतम आवेश इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणक के रूप में ही हो सकता है। यानी कि दोस्तों अर्थात में बात कर सकते हैं आवेश को निश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। आवेश को निश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। अतः Q बराबर NE, Q बराबर NE फार्मूला आप लोगों को पता होगा, वो कहाँ से निकल कर आया? आवेश का क्वांटमीकरण से ही निकल कर आया। Q बराबर NE, जहाँ N क्या है? N बराबर 1 2 3 डॉट 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 अनेकों लिख सकते हैं। उसी तरह इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन का मान होता है दोस्तों -1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। अब यदि बात कर लें दोस्तों कि यदि हम लोग Q का मान 1 कूलाम ले लें, 1 कूलाम, Q का मान 1 कूलाम ले लें तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? N बराबर वाट। तो दोस्तों देखिए, 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो इसको निकालने के लिए हम लोग यही फार्मूला यूज करेंगे। देखिए कैसे, ये फार्मूला है तो Q की जगह 1 रख देंगे, Q की जगह 1 रख देंगे। उसके बाद हम लोग N का मान निकालेंगे और E का मान हम लोगों को पता है कितना होता है, -1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम होता है। ठीक, अब देखिए ये मल्टीप्लाई में है, इस N को छोड़ेगा तो इधर आएगा तो वो डिवाइड में हो जाएगा, इसलिए N बराबर लिख लेंगे 1/-1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब इसको जब हल करेंगे दोस्तों तो आ जाएगा आपका, देखिए हल करेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पर कुछ कर लेते हैं। देखिए ये चला जाएगा ऊपर, प्लस हो जाएगा तो लिखेंगे 10 × 10⁻18 इतना होगा। देखिए ये हम एक शून्य इधर से बढ़ा लिए इधर, उसके बाद ये दशमलव को जब हटाएंगे तो हो जाएगा 16 × 10 से ऊपर भी होगा और × 10 नीचे भी होगा, तो ये दशमलव हट जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम लोग 100/16 कर देंगे और गुणे 10 की घात 18
जितना आएगा वही हम लोगों का आंसर हो जाएगा, यानी कि उतना ही इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसको हल करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 16 छः का 96, 16.25 कुछ आएगा गुणे 10 की घाते 18 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन। यानी कि दोस्तों एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 6.25 गुणे 10 की घाते 18 इलेक्ट्रॉन। अब दोस्तों इलेक्ट्रॉन, इतना इलेक्ट्रॉन होते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन, इसका आप मान नहीं रखेंगे इलेक्ट्रॉन का, इतने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। अब बात करें दोस्तों, इसको डिवाइड कर लीजिएगा सही से, देख लीजिए इतना हम लिख दिए, ठीक। अब दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब इससे आगे वाले वीडियो में हम लोग इससे आगे की टॉपिक को समझेंगे। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो दोस्तों यदि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर दें, तथा साथ ही दोस्तों यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। और साथ ही यदि आप मेरे चैनल पर नए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी को ज़रूर हिट करें दोस्तों, जिससे कि आप सभी को जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।